गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम पढ़ रहे हैं फॉरेन ट्रेड एंड कॉन्टैक्ट्स, जिसमें हमने देखा था कि हमारा जो एंशिएंट ईरा है उसमें हमारा जो ट्रेड था एक शहरों से दूसरे शहर, एक देश से दूसरे देश में किस प्रकार होता था। तो पहले जब बस नहीं थी, एरोप्लेन नहीं थे, ट्रेन नहीं थे, तो उस समय हमारे जो ट्रेडर्स थे, हमारे जो व्यवसायी थे, हमारे जो व्यापारी थे, वो किस प्रकार एक जगह से दूसरे जगह सामान का व्यापार करते थे। तो इसके बाद हमने देखा था कि कैसे एक शिक्षक अपने बच्चों को सिखा रही है कि देखो हमारे आसपास के दुकानों में जो सामान पड़े हुए हैं उसमें से अधिक बहुत सारे सामान ऐसे हैं जो हमारे विदेशी वस्तु हैं, और उससे भी अधिक जो हमारे डेली यूज़ में बहुत सारे ऐसे सामान आते हैं जिसका हम उत्पादन यूज़ करते हैं, लेकिन उसका हम प्रोडक्शन नहीं करते हैं। हमारे देश में उसका प्रोडक्शन नहीं होता है। जैसे कि आप देख सकते हो हमारे पेट्रोलियम ऑयल, जो कि अधिकांश कहाँ से आते हैं, अभी अरब कंट्री से या फिर रशिया से। तो फिर हमने देखा कि जिस प्रकार मौर्य डायनेस्टी समाप्त हुआ तो उसके बाद सुंग डायनेस्टी हुआ, और सुंग डायनेस्टी ने भी व्यापार को बढ़ चढ़कर प्रोत्साहन दिया। इसके बाद हमने देखा कि हमारे पास यूनानी और ग्रीस राजाओं ने हमारे उत्तर पश्चिम पे कब्जा किया, और उन्होंने फिर व्यापार को संचालित किया। हमने देखा कि जो हमारा व्यापार था वो किस रूट से होता था। जो लैंड रूट था वो सिल्क रूट था। वो क्या था? सिल्क रूट था। और जो हमारा जो भारत का व्यापार, अधिकांश व्यापार होता था वह किससे होता था? ये सी रूट से। किस रूट से? सी रूट से, जिससे हम ज़्यादा अधिक दूरी में बिना किसी रुकावट के, क्योंकि जो लैंड रूट होता है उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा जाते थे। जिस राजा का रूट पे जितना अधिकार होता था, जैसे ये देखिए ये सिल्क रूट है, तो यहाँ पे जब निकला तो इस क्षेत्र में जिस राजा का शासन है उसने अपना टैक्स लगाया। इस एरिया में कुषाण वंश का शासन था तो इसने ये अपना टैक्स लगाता था। जिस एरिया में जाते थे, जैसे ही जिस राजा का प्रभुत्व खत्म होता था, सिल्क रूट को बहुत सारे राजा संरक्षण देते थे। तो जिस राजा के संरक्षण, जिस रूट के जाने के दौरान जिस राजा के संरक्षण में जो रूट होता था, हर उस समय उन्हें टैक्स देना पड़ता था। और जो लैंड रूट होता है उस पर टैक्स इसलिए देते थे, टैक्स देने का पर्पस क्या था कि उनका जो संरक्षण है, जो व्यापारी होते हैं उनके सामान जो होते थे जो बेचने जाते थे, उनको अगर वो उस राजा से संरक्षण या उस राजा को टैक्स नहीं देते थे तो राजा उनको सुविधा सहायता नहीं प्रदान करती थी, उनको सुरक्षा नहीं देती थी, और उन्हें जो बीच बीच में सराय बनाए जाते थे उनके रुकने के, बैठने की, खाने की व्यवस्था, उसे वहाँ पे उन्हें उपभोग नहीं करने दिया जाता था। और उन्हें सबसे पहले बड़ी तो सुरक्षा नहीं दी जाती थी, जिस कारण बहुत सारे, क्योंकि उस समय बहुत सारी जनजातियाँ थी जो डकैत थी, तो वो क्या करती थी, अगर जो व्यापारी थे उन्हें बहुत ज़्यादा लूटपाट करती थी। तो इसीलिए वो राजाओं से संरक्षण लेते थे, ताकि जिस रूट पे जिस राजा का संरक्षण रहता था वह राजा उस रूट की देखभाल करता था और उन्हें सुरक्षा भी देता था। फिर हमने देखा क्या कि कैसे हमारा जो इम्पैक्ट ऑफ फॉरेन कॉन्टैक्ट्स, हम पे क्या क्या इम्पैक्ट हुआ। जैसे हम देखते हैं, हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो दूसरे लोगों से मिलते हैं, तो फिर हम उनके विचार कुछ ग्रहण करते हैं और वो हमारे विचार ग्रहण करते हैं। हम उनके विचार ग्रहण करते हैं और वो हमारे विचार ग्रहण करते हैं। उसी प्रकार जैसे जैसे हमारा व्यापार यूनानियों के साथ, ग्रीस के साथ, सेंट्रल एशिया के साथ होने लगा, तो हमारा संपर्क उनके साथ होने लगा और उनका संपर्क हमारे साथ होने, तो कुछ परंपराएं, कुछ प्रथाएं उन्होंने हमसे ली और हमने उनसे ली। इसमें हमारा सबसे बड़ा योगदान उनका यह है कि जो कॉइन है,
जो कॉइन थे, हमारे पास पहले जो कॉइन थे वह क्या था, पंच मार्क चलते थे। पंच मार्क का मतलब होता है क्या, कि कोई मेटल होता था, मेटल सिल्वर या फिर तांबे का, उसमें छोटे छोटे मेटल रखे जाते थे, मेटल के, और उसको ज़ोर से पीटा जाता था। और उस जो पीटने वाले भी होते थे, जैसे मान लीजिए हथौड़ा है, तो हथौड़ा में कोई निशान बना रहता था, उसे ज़ोर से पीटा जाता था। तो वो जो पीटने का निशान, उसमें जो हथौड़े के नीचे निशान बना रहता था, वह उसमें जिस पे पीटा गया उसमें बन जाता था, तो उसे बोलते थे पंच मार्क। लेकिन जैसे ही जो इंडियन ट्रेडर, व्यापारी ट्रेडर, वो यूनानियों के संपर्क में आए, उन्होंने देखा कि जो वहाँ के जो कॉइन होते हैं, वहाँ पे उनके राजा, जिस राजा का पिक्चर और उनके नाम लिखे रहते थे। तो धीरे धीरे हमने भी उनसे सीखा, और ये भी हमने देखा कि जो ये कुषाण वंश का शासक था, उन्होंने अपनी पिक्चर तथा अपने नाम अपने सिक्कों पे गुदवाए। उसके बाद हमने देखा कि हमारा जो स्कल्पचर है, स्कल्पचर में हमारे जो हम मूर्तियाँ बनाते थे, उसमें भी हमने यूनानी तथा शैली को अपनाया। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने देखा था कि ये जो है, ये क्या है, ये गांधार शैली है। गांधार शैली मतलब क्या, कि जो ये हमारा उत्तर पश्चिम एरिया था, जहाँ पे गांधार अभी है, उसी एरिया में पहले गांधार हुआ करता था। तो वो एरिया कुषाण के शासन के अंतर्गत आता था। और ये मथुरा, तो कुषाण का जो शासन था वो गांधार से मथुरा तक था। तो जो ये मथुरा की शैली है, और ये क्या है, यूनानी शैली है, जो इसे धीरे धीरे भारत में भी अपनाया गया। अब हम देखते हैं कि इससे आगे हम बढ़ते हैं, रिलीजन एंड फिलॉसफी। रिलीजन एंड फिलॉसफी, तो देखते हैं, देयर वाज एक्सचेंज ऑफ नॉलेज विथ रोम्स एंड ग्रीक्स। बोल रहा है कि हमने दे ऑन द सब्जेक्ट लाइक मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी। और हम सबों ने क्या किया, एक्सचेंज किया नॉलेज का। जब हम ग्रीक से, मिस्र से, सेंट्रल एशिया से हमने क्या किया, नॉलेज को एक्सचेंज किया। रोम से, जो रोम उस समय यूनान, जो रोमन साम्राज्य था, उसका सेंट्रल हुआ करता था। तो रोम से हमने क्या किया, रोम से, ग्रीक से हमने नॉलेज, हमारे पास जो नॉलेज था हमने उनसे एक्सचेंज किया, उन्हें दिया, और उनका नॉलेज हमने एक्सेप्ट किया, जिसमें मैथमेटिक्स में, एस्ट्रोनॉमी में और एस्ट्रोलॉजी में। ग्रीक लिटरेचर रिलेटेड विद दिस सब्जेक्ट was translated in Sanskrit. Indian scholar adopt things like 7 day in a week. जैसे हमने 7 day in a week को हमने कहाँ से एडॉप्ट किया, ग्रीक से एडॉप्ट किया। ग्रीक में यह पहली व्यवस्था थी कि 1 वीक में 7 डेज होते हैं, तो हमने उसे एक्सेप्ट किया, और उन्होंने भी हमारे ग्रीक लिटरेचर रिलेटेड विद दिस सब्जेक्ट वाज ट्रांसलेट इन संस्कृत। हमने उनके बुक को अपने लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया, और उन्होंने हमारे बुक को अपने लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। 12th जोडिक साइन एक्सेट्रा, where the other adopted the Indian concept of जीरो एंड डेसिमल। और हमारा जो कंसेप्ट था, हम उस समय जीरो और हमारे पास डेसिमल का जो कंसेप्ट था, उसे जो हमारे रोमन और ग्रीक के लोग थे, उन्होंने हमसे एक्सेप्ट किया, और हमने उनसे बिग और 12 जोड़ी साइन को एक्सेप्ट किया। ग्रीक ट्रेवलर्स हैव written about Indian religion and philosophy in their history and geography books। और एक जो ग्रीक ट्रेवलर्स थे, जो ग्रीक व्यापारी के साथ ट्रेवलर्स आते थे, वे उन्होंने इंडियन रिलीजन और फिलॉसफी के बारे में अपने हिस्ट्री बुक तथा जियोग्राफी बुक में लिखा। द बुद्धिस्ट मॉन्क एंड फॉलोअर्स हु हैज़ गॉन टू चाइना, एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया
left a great impact on the religion and philosophy of the people residing there. और जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे वह अब बुद्धिस्ट मॉन्क और तथा उनके जो संत थे, जो उनके अनुयायी थे, वह चाइना गए, सेंट्रल एशिया गए, साउथ ईस्ट एशिया गए और वहाँ पे उन्होंने अपना धर्म का प्रचार किया। इस कारण लेफ्ट अ ग्रेट इम्पैक्ट, बहुत बड़ा इम्पैक्ट, बहुत ही बड़ा प्रभाव उन्होंने छोड़ा। कहाँ छोड़ा? अपने धर्म और अपने फिलॉसफी का, अपने धर्म और अपने दर्शन का बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट उस एरिया में छोड़ा। टेम्पल वर कंस्ट्रक्टेड इन द साउथ ईस्टर्न कंट्री, हो रहा है कि साउथ ईस्टर्न कंट्री में टेम्पल का कंस्ट्रक्शन हुआ। लाइक द ग्रैंड टेम्पल इन इंडिया, फॉर एग्जाम्पल अंकोर वाटा टेम्पल ऑफ कंबोडिया। आप जानते होंगे कि जो अगर सबसे बड़ा मंदिर कहा जाए विश्व में तो वो अंकोर वाटा का, कंबोडिया का अंकोर वाट में जो टेम्पल है वह इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। कंबोडिया एंड द बुद्धिस्ट टेम्पल बरुबोधु। और हमारा एक सबसे बुद्धिस्ट टेम्पल भी है, वो कहाँ है? जावा में है। और वो कहाँ है? बरोबोधुर में, जो जावा के बरोबोधुर है वहाँ पे बुद्धिस्ट टेम्पल है। विच इज़ द बिगेस्ट ऑफ द रिलीजन इवन टुडे, which is biggest of the religion even today. Similarly, Ramayana is a very popular in Indonesia. बोल रहा है कि उसी प्रकार जिस प्रकार उन्होंने हमारे कल्चर को एक्सेप्ट किया, हमारे वही उसी प्रकार इंडोनेशिया में अगर जाओगे तो वहाँ पे रामायण बहुत ही पॉपुलर है। रामायणा इज़ वेरी पॉपुलर इन इंडोनेशिया। इन दिस पीरियड मेडिकल साइंस डेवलप अल्लाह, मतलब इस समय मेडिकल साइंस का बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट हुआ। चरक संहिता एंड सुश्रुत संहिता आर द टू वर्ल्ड फेमस मैन्यूस्क्रिप्ट ऑन मेडिसिन। कि एंसेंट इंडिया में भारत का सबसे बड़ा योगदान है मेडिकल साइंस में, और मेडिकल साइंस में चरक संहिता और सुश्रुत संहिता ने वर्ल्ड फेमस मैन्यूस्क्रिप्ट है मेडिसिन का। मेडिसिन में सबसे पुराना बुक अगर कहा जाए तो ये क्या है? चरक संहिता और सुश्रुत संहिता। दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट पीरियड ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये जो पीरियड था वह हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पीरियड था और वही थी बहुत ही प्रीशियस, और कहा जाए तो इसे बहुत ही हिस्टोरिकल पीरियड था। ये हमारा बहुत ही हिस्टोरिकल पीरियड था। तो हमने अपने विश्व से और विश्व ने हमसे बहुत कुछ सीखा। इस प्रकार हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। यह टॉपिक समाप्त हो गया। तो आपको यह टॉपिक कैसा लगा? देखिए, जब हम पढ़ते हैं तो पढ़ने का सबसे बड़ा मज़ा है कि आप उसे समझ कर पढ़िए। फॉरेन ट्रेड, जब आप दुकान में जाते हैं तो आप देखिए, सामानों को देखिए और पता करिए कि क्या इसमें से कितने सामान ऐसे हैं जो हमारे खुद के भारत में बने हुए हैं, हमारे खुद के भारत में, और कितने ऐसे सामान हैं जो हम विदेशों से मंगाए हैं। तो अक्सर हम पाते हैं कि बहुत ऐसे सामान हैं जो हम डेली यूज़ करते हैं, जैसे टॉयज़ हैं, हमारे नेल कटर है, या आप छोटे छोटे मोटर्स यूज़ करते हैं बच्चे खेलने के लिए, वो सब भी अगर आप देखते हैं तो वो मेड इन चाइना, मेड इन कोरिया, मेड इन जापान ऐसे मिलेंगे आपको। तो हम छोटी छोटी वस्तुओं को आज एक्सपोर्ट करते हैं और हम इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट मतलब हम विदेशों से सामान मंगाते हैं और हम अपने सामान को बेचते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार फॉरेन ट्रेड और कॉन्टैक्ट्स एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट ईरा में भी
किस प्रकार संचालित किया जाता था, और उस समय भी बहुत ही सुसंगठित तरीके से इसे संचालित किया जाता था और इसे रेगुलेट किया जाता था। ठीक, धन्यवाद।